और सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरे मुल्क में रहता है और उनकी एक बहुत बड़ी आबादी है। उनके मसाइल जो कश्मीर में जो मसाइल हैं वो केरला में उनके मसाइल नहीं हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट में उनके मसाइल हैं वो आपको गुजरात में उनके मसाइल नहीं हैं। तो कोई एक दवा मैं यहाँ बता दूँ या कोई एक मैं उनकी दिक्कत या उनकी बीमारी को मैं यहाँ निशानदेही कर दूँ, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं बहुत सारी जो बातें कहूँगा उसको उसके स्पिरिट में लिया जाए, ना कि उसको लिटरली उसको लिया जाए। फिर भी जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि मुझे कहना है कि मुस्लिम समाज के सामने क्या क्या दरपेश मसाइल हैं और उनका क्या हल है। मैंने अपने से पहले प्रोफेसर रतन लाल जी को और कॉमरेड शबनम हाशमी जी को मैंने सुना और उनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो बातों को जिन बातों को उन्होंने रख दिया उसको मैं यहाँ पे दोहराऊं नहीं। सबसे पहली बात यह है कि मैं मुस्लिम मसाइल को दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। अपनी बात को रखने के लिए मैंने इस तरह का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है। एक मैं कहना चाहूँगा कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है मुसलमानों के, और एक को मैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम मानूंगा मैं उसको। एक जो है आपको बहुत ही ऐसे मसाइल हैं जिसको हम लोग हर रोज़ उसको देखने को हम लोगों को मिलता है, और एक मसला ऐसा है जो ज़मीन के नीचे या कारपेट के नीचे वो बिल्कुल छुपा हुआ है, वो उतना दिखता नहीं है, उस पर उतनी बातें नहीं होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आज के जो मसाइल हैं उसको कहीं ना कहीं वो भी पैदा कर रहा होता है। जैसे एक सिम्टम कहेंगे और एक आप कह सकते हैं कि जो असल बीमारी है। तो इसलिए मैं एक को वक्ती तौर पे प्रॉब्लम मान रहा हूं और एक को मैं एक लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम है। अब जो वक्ती तौर पे प्रॉब्लम है उसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वक्ती तौर पे जो प्रॉब्लम है उसके कोई अहमियत नहीं है या तो वो तो ऐसे ही हैं, उसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो दोनों कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जुड़े हुए भी हैं। तो जो वक्ती तौर पे जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों को अखबार में क्या सुनने को मिलता है कि मुसलमानों के ऊपर हमले हो गए, मुसलमान जो है फ़िरका परस्ती या सांप्रदायिकता का शिकार है, मुसलमानों की जो ज़बान है उर्दू जो कि है नहीं, सबकी ज़बान है उर्दू, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उसको फ़रोग नहीं दिया जा रहा है। फिर ये कहा जाता है कि मुसलमानों के जो मजहबी इदारे हैं उनके लिए सरकार को चाहिए कि कुछ पैसे दे, कुछ उसके प्रोटेक्शंस के लिए कुछ काम करे। कभी कभी मैं बिहार से हूँ तो वहाँ ये भी इशू आता है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी को भी लेके कभी कभी बहुत सारे अखबार में खबरें छपती हैं। फिर मज़ार और उर्स और हज इस पे भी लेके सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए एक टोकनिज़म करती रहती है। तो ये सारी चीज़ों को मैं मान रहा हूँ कि इसको मैं शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम मान रहा हूँ। फिर आप सुनते होंगे कि कम्युनल पार्टीज दिन ब दिन हर रोज़ मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहती है कि ये देखिए क्रिकेट मैच हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का और फलां इलाके में मुसलमानों ने पटाखे छोड़े। फिर ये लव जिहाद का मामला आपको हर रोज़ सुनने को मिलता है कि अरे देखिए एक नौजवान था, मुसलमान नौजवान था, उसने हिंदू लड़कियों का अगवा कर लिया, उसको प्यार में फंसा लिया और फिर धर्म बदल दिया उनका, और इस तरह से तब्दीली मजहब की वजह से हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदल रही है। अभी बुली बाई ऐप का मामला आया जिसमें कि जो मुसलमान समाज में पैदा होने वाली जो भी तेज तर्रार और सेकुलर और अच्छी सोच वाली जो ख़वातीन थी उनकी इमेजेस को किसी ऐप पे डाला गया और उसकी बोली लगाई गई और उनको अजियत देने के लिए और उनको परेशान करने की कोशिश की गई। तो इन सारे मसाइल को मैं मानता हूं कि ये सिम्टम है उसके, ये एक शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं। और शॉर्ट टर्म इश्यूज इस मामले में भी हैं कि इसके ऊपर मोटा मोटी आपको एक जो लिबरल मीडिया जो होता है वो आपके साथ आ जाता है। अगर आप कहेंगे कि मुसलमान को किसी ने कहा कि मुसलमान जो है पाकिस्तानी हैं, तो एक जो हमारा देश का अभी भी जो मीडिया है वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इंडियंस मुस्लिम्स भी इंडियंस है। बुली बाई ऐप पर भी देखेंगे कि अंग्रेज़ी मीडिया और सेकुलर मीडिया आपके साथ आ जाएगा। उर्दू को भी बहुत चेरिश किया जाता है और फिर उसको हिंदुस्तान को एक सूफ़ी कल्चर के साथ इसको भी सूफ़ी ट्रेडिशंस को भी प्रमोट करने के लिए एक लिबरल तबका यहाँ पे आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मसाइल हैं
इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और मुसलमान हर रोज़ इसमें पिट रहा है। लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं, मतलब आप अगर देखेंगे तो एक लिबरल मीडिया का एक हिस्सा अभी भी इन मसाइल के साथ खड़ा हो सकता है। अगर जामिया में पुलिस आई है और उसने लाठी चलाई है तो कुछ मीडिया, जो लिबरल मीडिया, वो कहेगा नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है। बुली बाई ऐप को भी कहेगा नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है। लव जिहाद को भी कहेगा नहीं नहीं ये गलत है। कुछ खास जो है हिंदी मीडिया जो हैं, और या जो गोदी मीडिया आप जिसको कहते हैं, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट की जो क्या कहें उनके तलवे चाटते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी लोग हमारे साथ आ जाते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, जो शॉर्ट टर्म जो मसाइल हमने आपको बताया है, और इन मसाइल से लड़ने की भी ज़रूरत है। ये मसाइल बहुत ही अहम हैं। इस मसाइल से जो मुसलमान समाज है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं। किसी का कत्ल हो जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, किसी के कारोबार में नुकसान होता है, किसी की इज्जत के ऊपर हमला होता है। और उर्दू जैसी बेहतरीन ज़बान को जिसमें हर समाज के लोगों ने शायर पैदा किए, राइटर्स पैदा किए, उसको एक ख़ास ज़बान बना दी गई। तो ये एक ख़ास मज़हब की ज़बान बना दी गई। तो इन मसाइल पे लड़ना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही अहम है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम जो हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उसको क्रिटिक करने के लिए एक सेक्शन हमारे पास है। मुझे नहीं पता है 5 साल के बाद क्या होगा, हम यहाँ पर भी कितनी ज़मीनों को खो देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी यहाँ पे हमारे पास एक अभी ताकत है। हमारा ग्राउंड पूरी तरह से ज़ीरो नहीं हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म इश्यूज को भी लेके हमको चलना है, ये बहुत ही अहम है। ये आपका सिम्टम है किसी बीमारी का, इसका इलाज तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपको बुखार है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको पैरासीटामोल लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन जो बुखार है, क्यों बुखार आ रहा है, ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ है। ये बुखार आ क्यों रहा है, क्या वजह है कि बार बार बुखार आ जा रहा है और बार बार दवा करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो डायग्नोसिस जो हो रहा है, जिसको आप कहते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे पूरा आपके बॉडी का टेस्ट होता है, उसके बाद जो डॉक्टर होता है किसी हतमी नतीजे पर पहुँचता है कि भाई क्यों परेशानी है, क्यों बार बार मुसलमानों को ही गाली दिया जा रहा है, बार बार मुसलमानों की औरतों के खिलाफ ही बोला जा रहा है, उनके धर्म को गाली दी जा रही है, ऐसा क्यों है। तो जब मैं इस गोशे पे बात करना जा रहा हूं कि क्यों है, आखिर क्यों उन्हीं के खिलाफ हो रहे, क्यों वहीं पिट रहे हैं, क्यों उन्हीं के साथ ये ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको एक लॉन्ग टर्म समस्या में मैं जा रहा हूं, जिसका एक फुल डायग्नोसिस होता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं आम जबान में। इसको 2-4-6 महीना दवा चलाने की ज़रूरत होती है, या सर्जरी करने की ज़रूरत होती है, या 2-3 महीना दवा खाएंगे तब ठीक होगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है, वो मुझे लग रहा है कि ये यही ऐसा फील्ड है जहां पे कम्युनल फोर्सेस और सेकुलर फोर्सेस के बीच में जो कि बाइनरी जो बनी हुई है, वहां पे ये जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत मिटने शुरू हो जाते हैं और वहां पे चीज़ें ब्लर होने लगती हैं, जिसके बारे में प्रोफेसर रतन लाल जी ने भी कहा कि बिहार में समाजी इंसाफ की एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके जो मेंबरान हैं वो क्या करते हैं, जो उसको लीडरान हैं वो अपनी पार्टी के लीडर को वोट करने के बजाय जो फिरका परस्त पार्टी में बैठे हुए जो लोग हैं, जो उनकी जात से आते हैं, उनको वोट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, सेकुलर पार्टियां ऐसे कैसे हो सकती हैं। और मैंने कहा, अब मैंने ये भी देखा, आपको अब राम मंदिर के इशूज को देख लीजिए। राम मंदिर के इशूज को पहले दिन से मेरे जैसा कम तजर्बाकार आदमी, जिसकी समझदारी उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं भी पूरे यकीन और एतमाद के साथ कह सकता हूं कि ये सियासी मामला है, खालिस सियासी मामला है, शुद्ध रूप से ये राजनीतिक मामला है। इसका आस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, 1% भी इसका लेना देना नहीं है। और मुझे याद है अभी एक मासूम मुरादाबादी साहब, उर्दू के बहुत ही बड़े सहाफ़ी है, उन्होंने आंखों देखा हाल एक उर्दू में किताब लिखी है, और उस किताब को मैं पढ़ रहा था तो उसमें इस एक वाक़े का जिक्र है कि जब 1985 के करीब में शायद विश्व हिंदू परिषद और उस ज़माने की जो सरकार जो मरकज़ में थी, उनके बीच में कुछ जब अंडरस्टैंडिंग हुई तो संघ के लोगों ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारा मकसद, विश्व हिंदू परिषद के लीडर से उन्होंने कहा, संघ के लोगों ने, कि हमारा मकसद राम मंदिर के मसले को ठीक करना नहीं है, हमारा मकसद है राम मंदिर के मसले को तूल देना, और तूल देके दिल्ली की सल्तनत पे या दिल्ली की जो कुर्सी है वहां पे कब्जा जमाना है। तो पहले दिन से ही ये मामला जो है ये एक राजनीतिक मामला है। लेकिन आप देखिए सेकुलर पार्टी के लीडर जो हैं,
राम मंदिर जब बनने के लिए शुरू हुई और उसमें जब ट्रस्ट बन गया तो उस ट्रस्ट को, अगर राम मंदिर बनाना ही तो उस ट्रस्ट को बनाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी कोविड के सारे जाब्तों को ताक पर रखकर वहां पे पहुंचे और फिर सेकुलर पार्टियों के बीच में क्या हो रही है, मतलब एक मुकाबला हो रहा है, कौन सोने की ईंट भेजेगा तो कौन चांदी की ईंट भेजेगा, तो कौन कितनी ईंटों को भेजेगा। ये सारी चीजों का जो मुकाबला हुआ। और अगर इस तरह की चीजें अगर हम लोग कभी कहेंगे तो हमें क्या कहा जाता है, आप सेकुलर इत्तेहाद को तोड़ रहे हैं। ये लोग जो हैं, हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है कि ये लोग कभी भी फायर कर जाएंगे, लूज कैनन हैं ये लोग। ये सेकुलर लोग हैं लेकिन सेकुलर लोगों का ही क्रिटिसिज्म करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में किसी बीमारी का इलाज हो सकता है जब तक कि आप लॉन्ग टर्म बीमारी, जो लॉन्ग टर्म जो रूट कॉज है बीमारी का, उसको दूर न करें। आप देखिए परशुराम, मैं बिहार से आता हूं और मैं भी ऊंची जाति से ही आता हूं। मैं भी कोई, मैं दलित समाज से या पिछड़े समाज से मैं नहीं आता हूं। मैंने कभी परशुराम के बारे में अपने इलाके में नहीं सुना था, कभी मैंने नहीं सुना। मुझे सिर्फ यही याद है परशुराम के बारे में कि रामलीला होता था और वहां पे राम जी जब धनुष तोड़ देते थे तो एक साधु आते थे और कुछ बहुत गुस्से में बोलते थे और लक्ष्मण जी का और राम जी का कुछ संवाद होता था और हम लोग बच्चे लोग उसको सुनकर बहुत हंसते थे और ड्रामा में थोड़ा उसको थोड़ा कॉमिक बनाया जाता था। इतना ही हम लोग परशुराम जी के बारे में जानते थे, हमें नहीं पता था कि परशुराम जी कौन है। आज परशुराम जी की मंदिर बनाने के लिए तमाम सेकुलर पार्टियां, तमाम समाजी इंसाफ की पार्टियां रोज आ रही हैं, रोज बरोज आ रही हैं कि हम 10 फीट की मूर्ति बनाएंगे। कोई कह रहा है मैं 100 फीट की मूर्ति बनाऊंगा, कोई कह रहा है मैं 500 फीट की मूर्ति बनाऊंगा। तो इस चीजों को भी देखने की जरूरत है। और हमारा अकीदा सेकुलर ताकतों के ही साथ है, लेकिन अगर सेकुलर ताकतों से अगर गलती हो रही है तो हम अगर उनकी गलती को ना कहें और आंख बंद कर लें तो हम में और भक्त में क्या फर्क रह जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जो मुसलमानों के जो मसाइल हैं और जो मुसलमानों की जो समस्याएं हैं उसको लेके अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो सेकुलर पार्टी और कम्युनल पार्टी की जो बाइनरी है वो थोड़ी बहुत वहां पे हिलने लगती है, वो दीवार टूटने लगती है। मुझे ये बात मालूम है कि जो टॉप की लीडरशिप चाहे सेकुलर पार्टीज की होती है वो तो एक बहुत ही सेकुलर उनका एक आउटलुक रहता है, लेकिन जो नीचे के लेवल पर जो लीडर होते हैं वो कई बार उनके काम करने का जो तरीका होता है, कई बार वो भगवा तंजीमों के साथ कभी ना कभी उनके साथ मिल जाते हैं कभी ना कभी। ये कॉलोनियल टाइम में देखा गया कि कांग्रेस के जो टॉप के लीडर थे वो सेकुलरिज्म का जो है ना जाप कर रहे हैं और नीचे के जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बिहार में जो दंगा हो रहा है तो मुसलमानों के घर पे हमला भी कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म मामला है और लॉन्ग टर्म इसलिए है कि भारत में अभी भी ये बात इतनी जड़ जमा चुकी है कि एक कोई हिंदुस्तानी धर्म होता है, एक कोई भारतीय धर्म होता है, एक कोई इंडियन कल्चर होता है जिसको हम कहते हैं वैदिक, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणी कल्चर, जिसको हम कहते हैं एक हिंदुस्तानी है, एक भारतीय है, एक सनातन है। ये चीजें मैं बता रहा हूं। सिर्फ ये भगवा तंजीम के लोग ही अगर इस बात को कहते तो मैं समझता कि ये नैरेटिव बहुत ही कमजोर है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेकुलर लोगों के जहन में बैठी हुई है। और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं और उसमें बड़े बड़े लोग जो हार्वर्ड में बैठे हुए जो लोग हैं पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ा रहे हैं, उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल थॉट है वो सिर्फ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस ही हैं, वो गीता है, वो वेदास है और जो भी आपको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशंस को क्या मानते हैं कि ये जो ट्रेडिशंस आया तो क्या किया, ये भारत के डिक्लाइन का कारण बन गया। डिक्लाइन कैसे कि बुद्धिज्म के अंदर में त्याग की भावना आ गई, रिनंसिएशन की बात आ गई और जो हिंदू जो धर्म था उसके अंदर में अर्थ, उसके अंदर में काम, उसके अंदर में सारी चीजों के बीच में एक हार्मनी थी। मतलब इकोनॉमिक फील्ड को भी इंपॉर्टेंस देना है, मोक्षा को भी इंपॉर्टेंस देना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी इंपॉर्टेंस देना है। लेकिन बुद्धिज्म में क्या हुआ, सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और अदर वर्ल्डली दुनिया को अहमियत दी गई, जो कि बिल्कुल ही गलत है,
बिल्कुल ही गलत है। बुद्धा की टीचिंग के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है। और हिंदुस्तान जो है वो वैदिक, हिंदुस्तान जो है वो हिंदू, ये है ही नहीं है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल बहुत लेट से हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो लोग हैं, जिनकी किताबों को पढ़ाने के लिए हमें मजबूर किया जाता है, वो हिंदू शब्द को ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे 3000 साल पुराने से लोग सारे हिंदू एक ही बराबर थे। और एक और बात देखिए, हिंदुस्तान में तमिल ट्रेडिशंस भी है, द्राविडियन ट्रेडिशंस भी है, जैन हैं, उसके अलावा एथिज्म का एक ट्रेडिशंस है, इस्लाम की तारीख हजारों साल पुरानी है, क्रिश्चियनिटी की तारीख सिर्फ अंग्रेज और कॉलोनियलिज्म और मिशनरी के साथ नहीं है। बहुत सारे जो ईसाई जो धर्मगुरु थे वो भारत में आए और लोगों ने बड़ी मतलब प्रेम से इस धर्म को कबूल किया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1000 साल 2000 साल से जो इंसान इस देश में इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को और ईसाइयत को मान रहा है, वो फिर ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी बाहर का कैसे हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझसे कोई पूछेगा ये बातें कौन कह रहा है, 19वीं सेंचुरी में आप जाइए और जो भी लीडर हैं उनकी राइटिंग्स को आप पढ़िए, तो आपको ये फर्क करना महसूस हो जाएगा कि कौन हिंदुत्व पार्टी का लीडर है और कौन नाम नेहात सेकुलर पार्टी का लीडर है। मैं ये बात मानता हूं कि टॉप के जो लीडर थे उन्होंने एक सेकुलर इमेज ज्यादा टाइम तक बना के रखा, लेकिन लोअर लेवल पे इस चीजों को, इस बीमारी को दूर करने की कोशिश नहीं की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर चारू गुप्ता के काम को पढ़िए, उन्होंने जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर किस तरह के हमले किए गए हैं हिंदुत्ववादियों लोगों के जरिए, किस तरह से उनकी किरदार कशी की गई है। अभी मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, उसमें एक पंफलेट छपा हुआ था उस जमाने में, तिल्ली तिल्ली जहर। इस पंफलेट में क्या जिक्र किया गया है कि उस जमाने के हिंदुवादी लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो अपने प्यार में, अपने हुस्न में हिंदुओं को फंसा के उनका धर्मांतरण कर रही है। और ये चीज क्या हुआ कि बुली बाई ऐप के साथ भी और लव जिहाद के साथ कैसा मिल रहा है आप देखिए। और वो जो तिल्ली जहर पंफलेट लिख रहे हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ में जो पंफलेट पैदा कर रहे हैं, जो गाय के नाम पर सियासत कर रहे हैं, वो सिर्फ भगवा तंजीमों के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक बहुत हद तक सेकुलर पार्टियों के साथ है। और कब कोई सेकुलर पार्टी में जा रहा है और कब कोई कम्युनल पार्टी में जा रहा है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं बीएचयू के जो फाउंडर हैं उनको, मदन मोहन मालवीय जी, मैं पूछना चाहता हूं कि वो कितनी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और कितनी बार हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये भी जरा कोई पता करके मुझे बता दे। फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप हिंदू महासभा का तो नाम लेते हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि मुस्लिम लीग भी तो कांग्रेस के साथ थी। जी, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस के साथ हिंदू महासभा भी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बातें उतनी आसान नहीं है जितना मैं बयान कर रहा हूं। सिर्फ मेरा मकसद यही है कि ये कम्युनल और सेकुलर का जो बाइनरी है ये बहुत ही नीट नहीं है, बहुत ये दीवार इतनी ऊंची नहीं है कि चलो इस तरफ सेकुलर हो गए उस तरफ कम्युनल हो गए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक बहुत ही महिला लीडर वहां पे हैं और वो बहुत लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं और महिलाओं को रिजर्वेशंस भी देने की बात कर रही हैं। वो हर दिन मंदिर जाती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और हर दिन दुर्गा और काली का इमेज लेके वो प्रचार करती हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि शबनम हाशमी जी कह रही थी कि मुझे आप मुसलमान मत बोलिए, मुझे आप हिंदुस्तानी बोलिए, तो उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हम जब सियासत करते हैं तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल करें जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब हमारे साथ जुड़े। ये दुर्गा और काली के इमेज को जब अगर आप लेके चलेंगे तो जब मुस्लिम मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे तो क्या वहां एलिनिएशन नहीं होगा। और वहां पे जो हैदराबाद के जो लीडर हैं जिनको आप कहते हैं कि मुसलमानों को बांटते हैं, क्या उनके लिए आपने रास्ता हमवार नहीं कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मामला एक लॉन्ग टर्म भी मामला है, जिस पे अगर आप बात करेंगे तो हम जैसे लोगों को दूध की मक्खी बना कर फेंक दिया जाता है। और दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में आजादी के वक्त तक पुलिस में मुसलमान 40% थे। कहां हैं आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान, कितने फीसद हैं?
मेरा मतलब यह है कि रिजर्वेशन अंग्रेजों के ज़माने में मिलती थी। मेरा मतलब है कि उन अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों को बहुत बर्बाद किया, हिंदुस्तानियों को बहुत बर्बाद किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंग्रेजी हुकूमत को बढ़ाने में मुसलमानों की तरफ से बहुत सारे एजेंट भी उनके साथ काम कर रहे थे, यह भी हकीकत है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। लेकिन आप देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में जो मुसलमानों को जिस तरह से एक तरह से एक रिजर्वेशन और बाकी चीज़ें जो मिलती थी, उसको आपने सेकुलरिज्म के नाम पे ख़त्म कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दे दो, लेकिन सवाल ये है कि आज मुसलमान 2 से या 3% क्यों हैं नौकरियों में, इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठता है। आज मुसलमान जो हैं वो हायर एजुकेशन, उनकी हालत दलितों से ज़्यादा खराब क्यों हो गई है, इसके बारे में क्यों नहीं सवाल उठाया जाता है। सिर्फ मुसलमान और सेकुलर पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं, आपने उर्स के लिए पैसे दे दिए, आपने उर्दू के लिए पैसे दे दिए, आपने मुशायरे के लिए आपने पैसे दे दिए, अपने कब्रिस्तानों की घेराबंदी दे दी, और फिर आप कहते हैं कि मेरे इलाके में दंगे नहीं हुए। अगर कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाता है तो उसके लिए वो कहां जाएगा, वो किसके पास जाएगा, ये भी सवाल है। तो और मैं मुसलमान जो थे आज़ादी से पहले उनको एससी स्टेटस भी मिला हुआ था, शेड्यूल कास्ट का भी स्टेटस मिला था, उसके ऊपर में बात क्यों नहीं होती है। जो अहम मसाइल जो होते हैं उसको क्यों कह दिया जाता है कि अरे ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि आज पॉलिटिकल पार्टीज में मुसलमानों की क्या हैसियत हो गई है। याद कीजिए, दिल्ली के एक बहुत बड़े नेता जो 2012-13 के बाद उभरे हुए हैं करप्शन के खिलाफ में, उन्होंने एक बार क्या बयान दिया था कि अरे मुसलमान के बारे में क्या बात कर रहे हो, क्या जरूरत है मुसलमान के बारे में बात करने के लिए, एक बार हम फिरका परस्त पार्टी के खिलाफ इलेक्शंस लड़ेंगे, वो खुद ब खुद आके हमें वोट देना शुरू कर देंगे। और फिरका परस्त पार्टियों का क्या कहना है, मुसलमान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। सड़क बनती है तो क्या मुसलमान उधर से नहीं गुजरता है, टॉयलेट बनता है तो क्या मुसलमान उस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करता है। अरे भाई, जब सड़क बन जाने से और टॉयलेट बन जाने से अगर सबका भला हो जाता तो फिर एक पार्टी के अंदर में एक ही लोगों की बालादस्ती क्यों है। तो ये इन सवालों को भी उठाने की जरूरत है। और जैसा कि रतन लाल जी ने कहा कि सेकुलर डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एक साथ देखने की जरूरत है, कल्चरल फील्ड पे भी एक साथ काम करने की जरूरत है। इन सारी बातों पे एक लॉन्ग टर्म भी काम करने की जरूरत है। और एक आखिरी बात मैं कह के अब खत्म करना चाहता हूं, क्या इसका मतलब यह है कि क्या मैं मुसलमानों को ब्लैंक चेक दे रहा हूं, मतलब बिल्कुल साइन अपना कर दिया और कह दिया जो भाई जो पैसा आपको भरना है भर दिया। नहीं, मुझे पता है कि मुसलमानों के अंदर में भी बहुत सारे मसाइल हैं और मैं ब्लैंक चेक मुसलमानों को नहीं दे रहा हूं। सबसे पहली बात, मुस्लिम जो भी हमारे भाई या दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हो, सबसे पहली बात तो ये सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान एक नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच में डाइवर्सिटी है, इसलिए कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों को एक रंग में रंगने की कोशिश करेगी तो ये भी एक तरह की फिरका परस्ती होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जज्बाती चीजों पे ज्यादा सामने आती है, उनके पास भी कोई कंक्रीट एजेंडा नहीं है। जो लीडर आजकल हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनका इंतखाबी मंसूर, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो कुछ है, कुछ उनका इलेक्शन का कुछ मैनिफेस्टो है। उत्तर प्रदेश के एक लीडर हैं, वो कहते हैं कि मैं हजरत बरेलवी, मतलब हजरत अहमद रजा खान बरेलवी हजरत के खानदान से हूं। अरे भाई, जब तुम सियासत करने आ रहे हो तो हजरत अहमद रजा खान बरेलवी के तुम किस रिश्तेदार में हो, इस बात को कहने की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। इसी तरह कोई हिंदू आया कहेगा मैं श्री रामचंद्र जी के खानदान से आ रहा हूं, इसकी क्या जरूरत है। तो मुसलमानों के अंदर में भी जो पॉलिटिकल लीडर्स जो काम कर रहे हैं, इलेक्शंस के टाइम में वो आते हैं और वो क्या करते हैं, वो भी हिंदुत्व का काम बनाने का आसान करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में जो दलित मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनकी हालत और अपर कास्ट मुसलमानों की हालत एक बराबर नहीं है। इसलिए हमें गरीब दलित, हमें गरीब मुसलमान, हमें पिछड़े के यूनिटी की बात करनी चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि सारे मुसलमान जो हैं वो एक ही बराबर हैं। जात पात का भी मसला मुसलमानों में बहुत ही अहम है। जेंडर का क्वेश्चन कॉमरेड शबनम हाशमी ने कहा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेटाइजेशन भी सोसाइटीज के अंदर में करने की जरूरत है। ये सारी चीजों पे हम किसी और दिन भी बात करेंगे। एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुस्लिम सोसाइटी उतनी ही डाइवर्स है जितनी हिंदू सोसाइटी है। एक खान साहब के कुर्सी पे अगर एक धोबी बैठ जाता है तो खान साहब भी उतने ही गुस्से में आते हैं जितने एक
एक पंडित के दरवाजे पे एक दलित चला जाता है, इस बात को भी भूलने की जरूरत नहीं है। एक ही सप में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद कौन बिरयानी खाएगा, कौन भूखे रहेगा, यह भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए अमीरी गरीबी का भी इश्यूज बहुत ज्यादा है, और मुस्लिम तंजीम में काम करने वाले जो गरीब मजदूर हैं उनका शोषण कोई हिंदू आके नहीं करता है, बल्कि वही अपर कास्ट मुसलमान भी करते हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भी मुस्लिम लीडर उनको इकट्ठा करने की कोशिश न करे। दलित, मुसलमान, पिछड़ा, मजदूर, कामगार, उनके साथ उनकी हमदर्दी होनी चाहिए, उनके साथ उनकी यूनिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें मैंने बहुत हड़बड़ी में कही, आप उसे एक स्पिरिट के तौर पर उसको लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।